जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जनरल साइंस की यह बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है। अब तक इसमें कुल 27 सेटों का सोल्यूशन किया जा चुका है। यह 28वां सेट है। तो आइए प्रारंभ करते हैं 28वां सेट। पहला प्रश्न कहता है कि गति का द्वितीयक समीकरण है। तो गति का द्वितीयक समीकरण है, तो देखिए गति के कुल 3 समीकरण होते हैं। आइए एक एक करके तीनों समीकरणों को देखते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए प्रथम समीकरण कहता है गति का कि v बराबर u प्लस ए टी। ठीक। द्वितीय समीकरण कहता है गति का, द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और तृतीय समीकरण कहता है, थर्ड इक्वेशन, कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। देखिए आप इसमें कौन सा द्वितीय समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए हमने यहाँ बोला कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, तो इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या है, या s क्या है, v क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, u को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं, u को हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग। ठीक। और a क्या है, a त्वरण है, a एक्सेलरेशन, त्वरण। v क्या है, अंतिम वेग, v अंतिम वेग, v को कहते हैं अंतिम वेग। ठीक है। और t क्या है, t समय है, t समय है। ठीक। और s क्या है, s है विस्थापन, विस्थापन, एस को हम विस्थापन कहते हैं। तो आप इस प्रकार से ये तीनों समीकरण को देख सकते हैं। मेरे साथ एक बार बोलिए। प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तृतीय समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जहाँ पे u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, v अंतिम वेग है, t समय है, s विस्थापन है। तो ध्यान से देखिएगा कि जो प्रथम समीकरण होता है, प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, इसमें वेग और समय को बताता है। देखिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पे u है, u वेग, और t समय। तो ये वेग और समय को बताने के लिए काम आता है। तो वेग, और यहाँ पे लिखिए, प्रश्न पूछेगा कि प्रथम समीकरण क्या प्रदर्शित करता है या क्या बताता है, तो ये वेग और समय को बताता है, समय को बताता है। और इसी प्रकार द्वितीय समीकरण देखिए, द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण की बात करते हैं तो विस्थापन और समय को बताता है। विस्थापन, देखिए इसमें विस्थापन की बात आई है, एस, एस। ठीक। तो विस्थापन, तो ये विस्थापन विस्थापन और समय को बताता है, विस्थापन और समय को बताता है। ठीक है। और तृतीय समीकरण जो होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये विस्थापन और वेग को बताता है। ये किसके बताता है, विस्थापन और वेग को, विस्थापन और वेग को। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रथम समीकरण किसको प्रदर्शित करता है, द्वितीय समीकरण किसको प्रदर्शित करता है, और तृतीय समीकरण किसको प्रदर्शित करता है। तो आप इसे याद रखिए कि प्रथम समीकरण वेग और समय को प्रदर्शित करता है, द्वितीय समीकरण विस्थापन और समय को प्रदर्शित करता है, तृतीय समीकरण विस्थापन और वेग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है u बराबर 0, मतलब u का मान दिया हुआ है 0, प्रारंभिक वेग 0। देखिए मीनार से शून्य वेग के साथ गिरा था, तो प्रारंभिक वेग क्या हुआ, 0। ठीक। और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ आपका 4 सेकंड। तो देखिए प्रश्न में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात कर रहा है। देखिए तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ठीक। जब बात गुरुत्व के अधीन की गई हो, जब बात गुरुत्व के अधीन की गई हो, यानी जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही हो या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, क्षैतिज गति नहीं, क्षैतिज गति की बात नहीं हो रही है। क्षैतिज गति में भी हमने पिछले प्रश्न में 3 समीकरण पढ़े, वो क्षैतिज गति के लिए तीनों समीकरण प्रयोग किए जाते हैं। और जब बात गुरुत्व के अधीन यानी ऊपर या नीचे की तरफ बात हो रही हो, तो 2 केस बनते हैं, 2 केस। यहाँ जो प्रश्न में है, प्रश्न कह रहा है कि जब वस्तु नीचे की ओर आ रही हो के साथ नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर, तो जब नीचे की ओर वस्तु गिरती है तो कुल इसके 3 फार्मूले बनते हैं। तीनों फार्मूलों को मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पहला फार्मूला बनता है v बराबर u प्लस जी टी। ठीक। दूसरा फार्मूला बनता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक। और तीसरा फार्मूला बनता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। तो ये s जो होता है यही यहाँ पे ऊंचाई हो जाता है, ऊंचाई, ये s जो होता है यही यहाँ पे ऊंचाई होता है। तो यहाँ से आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो h पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है। और u का मान दिया हुआ है 0, तो और t का मान दिया हुआ है 4, और प्लस हाफ, g का मान हम 10 मान लेते हैं, और फिर t का मान दिया हुआ है 4, यानी 4 × 4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका ये हो गया 0, यानी 1/2 गुणे 10 × 4 × 4। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 80 मीटर। तो देखिए आपके प्रश्न में देखिए 80 मीटर कहाँ दिया हुआ है, 80 मीटर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 कह रहा है खींचने का एक उदाहरण है तो ध्वज फहराना। तो देखिए झंडे को खींच के ही फहराया जाता है। झंडा जो होता है झंडे को हमेशा खींचा जाता है। इसमें जो रस्सी लगी रहती है इसको खींचा जाता है, तो खींच के फहराया जाता है। तो खींचने का उदाहरण क्या है? ध्वज का फहराना। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो मान होता है 6.6734 इंटू 10⁻11 होता है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न में 6.6334 6.6 सब तो मान एक ही जैसा दे रहा है 10 पर। यहाँ पे सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग समान है, तो यहाँ इसके मात्रक से डिफाइन करते हैं। तो देखिए इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, और इसी को हम ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन है ये, तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो गया। देखिए आपको यहाँ जानकारी होनी चाहिए कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ये सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है, सबसे कमजोर बल होता है। और यह केवल आकर्षण का बल है। क्या? यह केवल आकर्षण का बल है, केवल आकर्षण का बल है, केवल इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता, केवल आकर्षण होता है, आकर्षण का बल है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखें कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक सबसे कमजोर बल होता है और ये केवल आकर्षण का बल होता है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से गलत कथन को चुने। तो आइए कथन पढ़ते हैं। कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। देखिए ये अगर पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा हो गई, ये उत्तरी पोल हो गया, ये दक्षिणी पोल हो गया। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। यहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है दोनों ध्रुव पर। और यहाँ पे जी का मान कम होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर, ऑप्शन 2 कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है। सही बात है। गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। सही बात है। यदि लिफ्ट, तो इसमें से गलत कथन चुनना था, तो 3 बात तो सही हो गई, तो यही चौथा ही गलत होगा। तो चौथा ही गलत ऑप्शन है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, नहीं अधिक हो जाता है। यही बात गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया ये। 6 नंबर प्रश्न कहता है सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि। देखिए फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई √L/g। ठीक है, और प्रश्न में कंडीशन कह रहा है कि टी न्यू यानी नया टी 2t हो जाएगा। कब कब होगा ये कंडीशन कब फॉलो होगी? तो देखिए यदि हम एल की जगह 4L रख के सॉल्व करते हैं, तो देखिए हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। देखिए t इक्वल टू 2 पाई √4L/g। ठीक, एल का मान हमने 4L रख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो टी न्यू इक्वल टू, अगर टी नया निकलते हैं तो टी न्यू इक्वल टू, अगर 2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा गुड़े और 2 पाई √L/g। तो देखिए ये 2 पाई √L/g जो है इसी के बराबर है। तो यहाँ टी न्यू हो गया, 2 इंटू टी ओल्ड। तो देखिए प्रश्न में अब ऑप्शन देखते हैं, इसकी लंबाई को 2 गुना कर दी जाए, नहीं। इसकी लंबाई, इसके बॉब का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, नहीं। इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए। देखिए इसकी लंबाई को हमने क्या किया, 4L कर दिया। पहले L था, यहाँ पहले L था, अब हमने 4L कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2 गुना हो गया। तो यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया। 7 नंबर प्रश्न करता है दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या कहलाता है? तो देखिए आपेक्षिक घनत्व की बात कर रहा है, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। इसे ही हम अपेक्षित घनत्व कहते हैं। देखिए फॉर्मूले में कहा है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब देखिए यहीं से आप याद रखिए कि आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व, इसकी कोई बीमा और राशि नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व कहिए सापेक्षिक घनत्व, और या कहिए आपेक्षिक घनत्व, इसकी कोई बीमा और राशि नहीं होती है। ये बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है। मात्रक विहीन और बीमा विहीन राशि है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए
कह रहा है कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वाष्पीकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और ये प्रशीतक मतलब इसको गर्मी को अवशोषित करके ठंडा कर देता, किसी भी वस्तु को या तरल को ठंडा कर देता है, तो रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। तो फ्रिज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया कि आपका फ्रिज। देखिए प्रशीतक के रूप में, फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में NH3 फ्रियॉन R12 प्रयोग में लाया जाता है। ये तीनों याद रखिए, आपको NH3 फ्रियॉन और R12 प्रशीतक के रूप में फ्रिज में प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए पानी का जो घनत्व होता है, ये बात यहीं से याद रखिए कि जो पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व 1000 kg/m³ होता है। और बर्फ का जो घनत्व है, बर्फ का घनत्व, ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बर्फ का जो घनत्व होता है वो 900 kg/m³ होता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न आ रहा है, गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो देखिए गुप्त ऊष्मा के बीमीय सूत्र मैंने पिछले भी वीडियो में बहुत अच्छे से निकालना सिखाया था। तो हमने वहां पे कहा था कि आप डायरेक्ट भी याद रखिए कि गुप्त ऊष्मा का बीमीय सूत्र होता है m⁴ L⁴2 T⁻²। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए एक बार और निकाल कर दिखाते हैं। एल बराबर होता है, देखिए एल बराबर होता है Q/m। एल बराबर होता है Q/m, और जो यहाँ पे Q होता है वो ऊर्जा है, तो Q क्या है? ऊर्जा है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो ऊर्जा का मात्रक हो गया जूल, और जूल को ही हम लोग क्या कहते हैं? जूल को हम लोग कह सकते हैं न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? kg/s² इंटू मीटर। तो यहाँ पे इसका मात्रक क्या हो गया आपका? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं kg/m² और इंटू (10⁻²). तो इसकी बीमा हो जाएगी m। kg का हो गया m, और मीटर स्क्वायर का हो गया L⁴2, और समय का हो गया T⁻²। ठीक है। m यहाँ पे द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, और इसी को हम यहाँ पे मास कहते हैं, और मास का होता है kg, और kg की बीमा होती है m। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे L, अगर हम लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा की बात करें तो Q बराबर m अभी हमने बताया, और Q का हमने बीमा निकाली m L⁴2 T⁻², और m का हमने बीमा निकाला m। तो m से m कट गया, तो आपका बच गया, अगर हम बात करें तो m⁴0 हो गया, और L⁴2 और T⁻²। तो देखिए इसकी बीमा यही निकल के आई। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा? यानी हमसे यहाँ पे R इक्विवेलेंट पूछ रहा है। R इक्विवेलेंट टोटल R A और B के बीच में टोटल R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट जब दो प्रतिरोध समान मान के दिए हों, जैसे यहाँ पे देखिए 8 ओम और 8 ओम जब समान मान के दिए हों, तो इनका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लिखते हैं दोनों का गुणा बटे दोनों का जोड़, 8 + 8। ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 × 64, और 8 और 8 16, तो 16 चौका 64। तो इसका R इक्विवेलेंट निकल गया 4 ओम। ठीक है। और इसी प्रकार जब तीन प्रतिरोध समान मान के दिए हों, तो प्रतिरोध का मान बटे टोटल प्रतिरोधों की संख्या। तो प्रतिरोध का मान कितना है? 9 ओम, और बटे टोटल प्रतिरोध कितने हैं? 1, 2 और 3, तो 3 प्रतिरोध। तो इसका इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 9। तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकला, ये निकला 3 ओम, और इसका जो निकला था ये 4 ओम। अब सीरीज में आपको पता है कि सिंपल ऐसे जोड़ लेते हैं, 4 ओम और 3 ओम को सिंपल तरीके से सीधा सीधा जोड़ लेते हैं, R1 + R2। ठीक है। तो ये 4 और प्लस ये हो गए 3। ठीक। तो 4 और 3 ये हो गए 7। ठीक। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, 7। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सिंपल सी बात है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या A, तो A बराबर होता है N + P। तो N कितना है? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12, और प्लस प्रोटॉनों की संख्या 11। तो 11 और 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। 13 नंबर प्रश्न करते हैं, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं? तो ये तो पूरी परिभाषा ही दे दिया अनाक्सी अम्ल की परिभाषा ही यही कहता है कि वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी हो और उसमें अधात्विक तत्व भी हो, वो क्या कहलाते हैं? अनाक्सी अम्ल, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइसिस। तो ये हो गया अनाक्सी अम्ल की परिभाषा। आइए हम ऑक्सी अम्ल के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सी अम्ल देखिए, ऑक्सी अम्ल की परिभाषा कहता है कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु के एक ऑक्सीजन संयुक्त रूप से जुड़ा रहता है, एक भी ऑक्सीजन अगर उसमें संयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल।
ठीक है। तो आप ये बात याद रखिए कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन संयुक्त रूप से जुड़ा रहता है उन्हें हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि क्षार सार्वत्रिक सूचकांकों के रंग में बदल देता है। सार्वत्रिक सूचकांक यानी लिटमस पेपर की बात कर रहा है, लिटमस पेपर। तो देखिए ध्यान से कि अम्ल जो होता है, अम्ल नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। तो हम इसके लिए एक ट्रिक याद रख लेते हैं, अम्ल अनीला, ठीक। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक। तो अम्ल के बारे में आप ध्यान रहेगा। अब देखिए क्षार जस्ट इसका उल्टा होता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, तो यहाँ देखिए प्रश्न में कि क्षार की बात कर रहा है, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को किस में बदल देगा, नीले में बदल देगा। तो आपका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होते हैं। तो क्या समान होते हैं, तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, समान वर्ग के समान तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जो वो समान होती है, ठीक है। प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें समान वर्ग के तत्वों में, जैसे कि कोई एक वर्ग है, समान वर्ग है, तो इन वर्गों में सब तत्व होंगे अलग अलग। तो इनके जो ये जो तत्व हैं, इन सभी तत्वों के, अगर एक ही वर्ग है तो इसी वर्ग के जो अलग अलग तत्व हैं, ये सभी तत्व, ये इन तत्वों का जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो भी समान होगी, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखिए आप, इनके भौतिक गुणधर्म जो होंगे, इन सभी तत्वों के जो भौतिक गुणधर्म होंगे वो सब आपस में समान होंगे, और इनके रासायनिक गुणधर्म भी होंगे वो भी जो होंगे वो समान होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न हो गया आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक, जिसका सूत्र हो जाता है X2O3, ठीक है। तब तत्व X का आवर्त सारणी में किस तत्व के भांति समान, मतलब निम्न में किसके समान इसका किस समूह में रखा जाएगा इसको। तो X2O3 ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो आप ध्यान रखिए Al2O3 ये भी तो एक ऑक्साइड है, Al2 का ऑक्साइड है ये, तो Al2O3, तो Al2 यानी एल्यूमिनियम। तो देखिए, तो ये एल्युमिनियम के भांति ही व्यवहार करेगा। अगर इसकी बात करें हम, अगर यहाँ पे हम एल्युमिनियम रख दें, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का ये हो जाएगा Al2O3, तो ये की भांति समूह में समान संभावना अधिक संभावना है, तो किस में आप रख सकते हैं, तो एल्युमिनियम वर्ग में आप इसको रख सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया आपका सी। एल्युमिनियम की बात है, तो देख लेते हैं कि एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है उसको कहते हैं हम बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, ठीक है। और विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है एल्युमिनियम, विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक है, ठीक है। तीसरा, एल्युमिनियम प्राकृतिक में कोरंडम तथा बॉक्साइड के रूप में मिलता है। अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करें कि एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कोरंडम, आप याद रखिए कोरंडम, और बॉक्साइड तो अयस्क है ही इसका, तो यहाँ से ये प्राप्त किया जाता है अधिकतर, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थान पात्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए एनेस्थेटिक जो होता है वो एनेस्थेटिक निश्चेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। निश्चेतक यानी शून्य करने में, आप सुने होंगे कि दांत का जब ऑपरेशन होता है, दांत का इलाज होता है, तो उसको उतने हिस्से को शून्य करके और वहाँ इलाज किया जाता है। तो देखिए अनिश्चेतक के रूप में हम नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का उपयोग करते हैं, इसी को हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं। और देखिए इसका निर्माण जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का जो निर्माण है, उसको हम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट करो, तो अमोनियम नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है NH4NO3, ठीक, ये अमोनियम नाइट्रेट हो गया। अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है क्या, N2O प्लस 2H2O, तो हमको यहाँ मिल गया क्या, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड किसको गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो अमोनियम नाइट्रेट को। एक बार एलपी में ये प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रस ऑक्साइड को गर्म करने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला, अमोनियम नाइट्रेट, याद रखिए आप। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग कार रेसिंग के ईंधन के रूप में और सर्जरी में दर्द निवारक के रूप में भी किया जाता है, कार रेसिंग के में और सर्जरी में दर्द निवारक के रूप में। देखिए यहाँ पे बात आई है नाइट्रोजन की, तो देखिए कितनी बार ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन जो होता है, चिप्स कहिए या कुरकुरे कहिए या ऐसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए गैस पैकेट में भर के
रखा जाता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं। और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन को जल के शुद्धिकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और बात आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो होता है श्वसन के दौरान ली जाती है, आप सबको पता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबल धातु है, ठीक। तो चांदी को हम नोबल धातु कहते हैं क्योंकि ये किसी से भी बहुत कम क्रिया करता है, तो किसी से जो बहुत कम क्रिया करते हैं उनको हम नोबल धातु के रूप में रख लेते हैं। तो ये चांदी जो है बहुत कम क्रियाशील होता है, इसीलिए हम इसको नोबल धातु कहते हैं। अब देखिए लोहे का जो मुख्य अयस्क है, लोहा की बात आई है, तो लोहा का जो मुख्य अयस्क होता है, यानी अयस्क और को ही हम अयस्क कहते हैं, तो ये होता है लाल लाल हेमाटाइट, हेमाटाइट, ठीक। लाल हेमाटाइट को हम क्या कहते हैं, लोहे का मुख्य अयस्क। चांदी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी HCl के साथ क्रिया करता है या नहीं, तो आप ध्यान रखिए कि HCl के साथ चांदी कोई भी क्रिया नहीं करता है, कोई भी क्रिया नहीं करता। 19 नंबर प्रश्न कहता है एथेनाइक एसिड, एथेनाइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। तो एथेनाइक एसिड को हम एसिटिक एसिड के रूप में भी जानते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, या इसी को हम बोलते हैं एथेनाइक अम्ल, एथेनाइक अम्ल यहाँ पे दिया हुआ है एथेनाइक अम्ल, ठीक। और इसकी जो खोज है वो 1847 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक हरियम कोल्बे ने की थी, हरियम कोल्बे, आप याद रखिए हरियम कोल्बे, कोल्बे। ये NTPC में प्रश्न पूछा गया कि इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, तो 1847 में हरियम कोल्बे ने की थी। 20 नंबर प्रश्न पूछता है कि किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो देखिए नाभिक जो होता है, नाभिक केंद्रक, नाभिक कहिए या केंद्रक कहिए, केंद्रक, तो ये जो होता है ये इसको हम कोशिका का मास्टर कहते हैं, कोशिका का मास्टर, ठीक। इसकी जो खोज है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, किसने की थी, रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। तो आप याद रखिए कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक। और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण रखता है कौन, नाभिक। कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होते हैं उनका उन पर नियंत्रण रखने का कार्य किसका है, नाभिक का ही, नियंत्रण रखने का कार्य किसका है, नाभिक का, ठीक। तो नाभिक जो होता है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक। देखिए कोशिका नाभिक या केंद्रक जो होता है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, और नाभिक केंद्रक को हम कोशिका का मास्टर या कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। तो होमोडोंट दांत का अर्थ होता है, होमोडोंट देखिए वैसे जीव जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के दांत, एक ही प्रकार के दांत, एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ऐसे जंतुओं को होमोडोंट कहते हैं। तो होमोडोंट में कौन कौन से आ जाएंगे, तो मछली हो गई, मछली आप याद रखिएगा, मछली, सांप, इनके दांत सभी दांत एक ही जैसे होते हैं, छिपकली, छिपकली, ठीक, मछली दांत, छिपकली, कछुआ, कछुआ, ये सभी सभी ये चारों के चारों क्या है, होमोडोंट है। तो होमोडोंट है, तो इसमें पूछ रहा है कि होमोडोंट दांत पाए जाते हैं, तो मछली में पाया जाता है, मछली में। तो अब देखा तेंदुआ, मानव और घोड़ा, ये तीनों जो है तेंदुआ, मानव और घोड़ा, ये हेटेरोडोंट है, हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट, क्यों, क्योंकि इनमें दांत अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मानव में देखिए अग्र चमड़क, चमड़क, रत्नक, इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये किसके अंतर्गत आ गया, हेटेरोडोंट में। तो हेटेरोडोंट में कौन कौन से आ गए, मानव हो गया, घोड़ा हो गया, तेंदुआ हो गया, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, कुत्ता, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, बिल्ली, डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन, डॉल्फिन, ये सब के सब क्या है, हेटेरोडोंट है, ये सब क्या है, हेटेरोडोंट है, तेंदुआ भी हो गया, तो ये सब हेटेरोडोंट आ गया। 22 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन देखिए आरबीसी, आरबीसी का अर्थ होता है रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स। तो आरबीसी, तो ये जो होमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड कॉर्पोसल्स का ही मुख्य घटक होता है। होमो किसका मुख्य घटक होता है, आरबीसी का। होमो हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, तो आरबीसी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो लोहा प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन, किससे मिलकर बना होता है, लोहा, आयरन प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बनाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये बात याद रखिए। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है, ऑक्सीजन वाहक प्रोटीन है। और डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी क्या है, सफेद रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिका भी मैंने बताया,
23 नंबर प्रश्न करता है, मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो कौन से मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां कहा जाता है? तो देखिए, ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां, उनको हम कंकाल मांसपेशियां भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐच्छिक मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां वैसी जो हमारी इच्छा के अनुसार गति करती हैं। तो हमारे शरीर का 50% जो भाग होता है इन्हीं मांसपेशियों से बना होता है, ऐच्छिक मांसपेशियों से। तो आप याद रखिए यहाँ पे, मांसपेशियां, मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं वो कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है इनको। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई, जिन को हम कहते हैं क्या? जिन। जिन क्या है? वंश के आगे बढ़ाने की इकाई है जिन। ठीक, तो जिन को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकता का वाहक। तो आप ये बात याद रखिए, जिन क्या है? अनुवांशिकता का वाहक है। आनुवांशिकता का वाहक क्या है? अनुवांशिकता का वाहक, वाहक है जिन। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी? जिन की खोज आप जोहान्स वर्ग ने इसकी खोज की थी। जोहान्स ने इसकी खोज की थी। 25 नंबर प्रश्न कहता है, एक एक लिंगी पुष्प होता है। देखिए, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। ठीक, अब एक लिंगी और द्विलिंगी, तो एक लिंगी जो पुष्प होता है, वैसे पुष्प जिनमें नर या मादा यानी पुमांग और जयांग दोनों में से कोई एक पाया जाता है, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि एक लिंगी पुष्प वैसे पुष्प जिनमें नर या मादा, पुमांग या जयांग दोनों में से कोई एक पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। तो अब एक लिंगी के एग्जाम्पल याद रखें। एक लिंगी के एग्जाम्पल देखिए, एक लिंगी के एग्जाम्पल नारियल हो गया, पपीता हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, ताड़ हो गया। ठीक, ये सभी के सभी एक लिंगी के एग्जाम्पल है। और द्विलिंगी वैसे फूल जिनमें नर या मादा यानी पुमंग या जयांग दोनों ही पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। तो द्विलिंगी का एग्जाम्पल क्या हो गया? सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, धतूरा हो गया, सूरजमुखी हो गया, गुलाब हो गया, ये सब क्या है? द्विलिंगी है। तो ये सब द्विलिंगी के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न पूछ रहा था कि एक एक लिंगी पुष्प होता है, तो इनमें एक लिंगी पुष्प कौन सा है? पपीता। पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, बाकी और सब क्या है? सरसों, सूरजमुखी और गुड़हल, देखिए ये द्विलिंगी हैं तीनों के तीनों। तो पपीता आपका सही उत्तर हो गया। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। परीक्षाएं बिल्कुल करीब हैं आपसे, तो इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।